Chalo, so we'll start with vectors and 3D. So the basics of vector you already know. Like what's a vector? A vector is a directed line segment. So when I say segment, it has a length also. ठीक है? This is initial point. This is terminal point. And direction also. This arrow denotes किस direction में. और अगर ऐसे दे देंगे अपन कुछ, तो this denotes इस direction में. ठीक है? तो vector is supposed to have a length and a magnitude. तो from point A to B, this is denoted as AB vector. अगर ये A और ये B है, तो this will be denoted as BA vector. Don't write anything for the time being. अभी कुछ लिखो मत. From B to A, this is BA vector, right? And अपन बोलते हैं कि two vectors are equal. When are two vectors equal? जैसे एक 3D स्पेस है, तो 3D स्पेस में अपन दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे? When they have same length and same direction. So it does not really matter कि वो exactly कहाँ पर है, क्योंकि मैथ्स में जो भी वेक्टर्स होंगे अपने फ्री वेक्टर्स होंगे. What are free vectors? What are free vectors? Free vectors जिसको अपन without changing the direction and length कहीं पे भी मूव कर दो, तो these are called free vectors. तो free vectors का मतलब क्या हुआ? ये वेक्टर को A वेक्टर बोला है, इसको ऐसे ही कहीं शिफ्ट कर दो without changing the direction or length. This is also A vector, right? So in mathematics all the vectors are free vectors. एक होता है localized vector. Localized vector का मतलब क्या होता है? अगर उसको शिफ्ट करेंगे तो उसके इफेक्ट चेंज हो जाएंगे. मतलब जैसे फोर्स है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा कि फोर्स को अपन जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, फोर्स को नीचे लगा रहे हो, बीच में लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, तो अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं ना. कि ऊपर लगाओगे तो ऐसे टॉपल हो सकता है, नीचे लगाओगे, बीच में लगाओगे, तो वो लोकलाइज वेक्टर हो गया. तो इन मैथमेटिक्स विल बी डीलिंग विथ फ्री वेक्टर्स कि कहीं पे भी मूव कर दो तो एज लॉन्ग एज लेंथ एंड डायरेक्शन आर सेम, दे विल बी सेम वेक्टर्स. अब जैसे अपन को एक होता है कोलिनियर वेक्टर्स. व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स? कोलिनियर में भी दो केसेस आते हैं ना, एक पैरेलल आता है और एक आता है एंटी पैरेलल. तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया? ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में बस, ठीक है. एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स. सो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? A and B are collinear. So what we can say about them is A vector is lambda B vector, where lambda is some real number, जिसमें अपन स्केलर बोलते हैं ऐसे इसको, ठीक है. तो A and B are collinear, so is lambda B vector. और जैसे होता है कोप्लेनर वेक्टर्स. व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? कोलिनियर तो ये हो गया. व्हाट अबाउट कोप्लेनर वेक्टर्स? कोप्लेनर मतलब वेक्टर्स व्हिच कैन लाई इन द सेम प्लेन. एक ही प्लेन में लाई कर जाए वो सारे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स. तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट टू वेक्टर्स? व्हाट कैन बी सेड अबाउट टू वेक्टर्स? दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे क्या? ऑफ कोर्स टू वेक्टर्स आर नॉट ऑलवेज कोलिनियर. कोलिनियर जरूरी नहीं है, ठीक है. सेम डायरेक्शन में तो उनको शिफ्ट करके बोल ही सकते हैं कि कोलिनियर हो गए, ठीक है. शिफ्ट करके बोल सकते हैं कोलिनियर हो गए. बट अगर ऐसे वेक्टर्स हैं तो इनको कुछ भी कर लो, कोलिनियर नहीं बोलेंगे, ठीक है. तो व्हाट अबाउट टू वेक्टर्स बीइंग कोप्लेनर और नॉट? क्या टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर हैं? पक्का? व्हाट अबाउट दीज टू वेक्टर्स? कौन सा प्लेन इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है? ऐसे ये वेक्टर जो इसको भी कंटेन कर रहा है, इसको भी कंटेन कर रहा है. सोच के बताओ कोई ऐसा प्लेन है जो दोनों कंटेन कर रहा है? वाईजेड कैसे? मैंने थोड़ा टेढ़ा कर रखा है, ये ले लो यार, चलेगा. एक ये ऐसा, एक ऐसा है, ऐसा. तो वाईजेड प्लेन ये वाईजेड प्लेन में अगर आ जाएगा तो ये नहीं आएगा ना फिर, ये रेड वाला. बोलो, दो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे कि नहीं होंगे हमेशा? तो ये दोनों बताओ ना, ये दोनों कैसे कोप्लेनर हुए? आई कैन सी कि ये वेक्टर किसी क्या शिफ्ट कर सकते हैं ना, करेक्ट. मतलब ये दोनों वाली वेक्टर अभी कोप्लेनर नहीं दिख रहे हैं, बट दे आर वेक्टर्स, तो दे कैन बी शिफ्टेड ना. अब शिफ्ट करोगे तो दे कैन लाई इन अ सेम प्लेन. तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, राइट.
सो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे ही सिंस वी नो अ लिटिल बिट अबाउट वेक्टर थोड़ा देख लेते हैं कि सी वेक्टर इज फाइन, बट हम लोगों को उसको लाइक क्वांटिफाई करना है कि मतलब ये वेक्टर एग्जैक्टली कैसा दिखता है, किस डायरेक्शन में क्या है. सो व्हाट आई मीन टू से इज वी वांट टू गिव इट अ प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन. ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे आती है, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन. ठीक है, सो मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे निकालेंगे अपन. तो लेट्स से देयर इज सम रैंडम वेक्टर गिवन टू यू. ठीक है, कोई ए वेक्टर स्पेस में दिया हुआ है. तो इफ ए वेक्टर इज गिवन टू इन स्पेस, अपन को क्या करना है, इस वेक्टर को डिफाइन करना है कि यार ये वेक्टर अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा देख के कि यार ये किस डायरेक्शन में और कहाँ पॉइंट कर रहा है वगैरह वगैरह. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कंसीडर ऐसा कोई ए वेक्टर है ना, ये वाला ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर. तो कंसीडर अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, क्योंकि हमको एक बेस बनाना पड़ेगा. बेस का मतलब क्या हुआ, एक सिस्टम, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में विल डिफाइन एवरीथिंग. जैसे अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करा था ना, x, y डिफाइन करने के लिए हमने xy प्लेन डिफाइन करा था. xy प्लेन डिफाइन करने के लिए हमने एक x एक्सिस और y एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थी. इवन दो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू हैव 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, बट फॉर आवर कन्वीनियंस अपन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं. 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बेसिस पर अपन कोई सा भी चीज डिफाइन कर सकते हैं स्पेस में. ठीक है, तो सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को सिस्टम, इसको अपन बोल देते हैं सिस्टम ऑफ एक्सिस. ठीक है, लेट्स से 3 लाइंस है OX, OY एंड OZ. दे आर मीटिंग एट पॉइंट O. ये X हो गया, ये अपना Y हो गया और ये Z हो गया. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डिफाइन दिस A वेक्टर. अपन को ए वेक्टर डिफाइन करना है ना, तो मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, लेंथ फिक्स्ड है, बट अब मुझे इसे प्रॉपर डेफिनेशन देनी है. तो अपन क्या करते हैं, एक काम करो, शिफ्ट ए वेक्टर टू ओरिजिन. ऑलराइट, शिफ्ट कर सकते ना, तो शिफ्ट करने पर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे. तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, एक सेकंड रुको. ठीक है, ऐसे मैंने कुछ शिफ्ट कर दिया. ये जो ए वेक्टर था उसको ओरिजिन पे लेके आ गया. सो दिस विल आल्सो बी ए वेक्टर, क्योंकि इट्स अ फ्री वेक्टर, तो फ्री वेक्टर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ए वेक्टर ही कहलाएगा. दिस इज O. ठीक है, नाउ व्हाट यू डू इज शिफ्ट ए वेक्टर टू द ओरिजिन एंड टेकिंग ए वेक्टर, लेट्स से इसको O और इसको P बोल देता हूँ, ये जहाँ पे भी पॉइंट करना है. तो टेकिंग OP एज बॉडी डायगोनल we can construct a cuboid whose edges along OX, OY and OZ. ये समझ आया? And this will be a unique cuboid. एक क्यूबॉइड जिसका बॉडी डायगोनल समझते हो ना, जैसे एक रूम है. ठीक है, तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाता है, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल यू कैन से, द लॉन्गेस्ट डायगोनल दैट इज कॉल्ड अ बॉडी डायगोनल. तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल हो जाएंगे, 4. ठीक है, तो 4 बॉडी डायगोनल हो गए ना, समझ लो ना, 1 2 3 और 4. ठीक है, समझा किसी को, देख लो ना वहां पे रूम में, उससे इधर पॉइंट करने वाला, ऐसा वाला, फिर एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला. तो 4 बॉडी डायगोनल्स हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज कि OP है, इसको पकड़कर एक बॉडी डायगोनल मान लेता है, क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. बट द क्यूबॉइड कैसा है, सच दैट हुज एजेस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो जिसकी साइड्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस है वैसा तो एक ही क्यूबॉइड बनेगा. ठीक है, ये समझ आता है ना पॉइंट. तो ये जो भी अपन ने कंस्ट्रक्शन करा है, सिंस द डायरेक्शन एंड लेंथ वर फिक्स्ड, सो द क्यूबॉइड इज आल्सो फिक्स्ड. क्यूबॉइड भी फिक्स हो गया. ठीक है, तो एक तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं A B, लेट्स कॉल देम A B C फिक्स्ड हुए, D E F these are also fixed points. ठीक है, तो A B C D E F are fixed points in cuboid. So what I'm trying to say is ये जो भी हुआ ये अपना फिक्स क्यूबॉइड बन गया. अब अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, चीजें डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं. Now that we have started with OX, OY, OZ being system of axis, that means they are fixed. So if they are fixed, we know everything about them. So उसका मतलब क्या हुआ कि ये OX डायरेक्शन अपन को पता है, तो उसको डिफाइन भी कर देते हैं अपन क्या बोलते हैं, एक यूनिट वेक्टर अलोंग OX, उसको बोल देते हैं I कैप.
यूनिट वेक्टर अलोंग ओ बाय एस को बोल देते हैं जे कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग ओ जेड को बोल देते हैं के कैप, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज अलोंग आई कैप मतलब इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आल्सो यू कैन से। अब ध्यान से देखो, ये क्यूबॉइड जो फिक्स हुआ है, अगर ये लेंथ फिक्स थी तो OA, OB, OC भी फिक्स लेंथ ही होंगी। इफ दे आर फिक्स्ड लेंथ तो जो भी फिक्स लेंथ है उनको अपन को डिनोट कर देते हैं। लेट्स से अपन अज्यूम कर देते हैं कि OA लेंथ इज x, OB लेंथ इज y, OC लेंथ इज z। ये समझा? क्योंकि ये फिक्स्ड है सब कुछ, तो ये कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। whatever that measurement is x, y, z. Now what we can say is that implies OA vector क्या कहलाएगा? OA vector is x I cap ना, OB vector is y j cap, OC vector is z k cap। ये सबको समझा? अब ध्यान से देखो, अपन को A वेक्टर या फिर OB वेक्टर को डिफाइन करना है। तो देखो ट्राइंगल लॉ तुम्हें दिख ही रहा है, एक काम करो, इसमें देखो OADC में देखो, OADC में ये बोल सकते हैं कि अपन OA plus OC, the parallelogram law, OA plus OC will be OD, right? And also in triangle OPD you can see OD plus DP is A vector, OD plus DP is A vector, but DP is same as OB vector ना, लेंथ और डायरेक्शन सेम है। तो अपन एक काम करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं, तो OA वेक्टर प्लस DP को OB लिख रहा हूँ प्लस OC इज इक्वल टू A वेक्टर बन गया ना, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो OD कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर A वेक्टर मिल गया, यानी कि OP वेक्टर इज XI प्लस YJ प्लस ZK कैप। ये अपना वेक्टर हो गया विद IJK एज द 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। OP वेक्टर ये हो गया अपना। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ वेक्टर, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये हो गई। अब इस केस में अपना P क्या है, P का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो P का कोऑर्डिनेट x, y, z है ना, x यूनिट्स हियर, y यूनिट्स हियर, z यूनिट्स हियर, OA, OB, OC। OA, OB, OC को क्या बोलते हैं वैसे? OA, OB, OC लेंथ को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन अलोंग एक्सिस, राइट? प्रोजेक्शन ऑफ OP वेक्टर या फिर प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गए अपने OA, OB, OC और x, y, z लेंथ इटसेल्फ, ठीक है। OA वेक्टर को क्या बोलते हैं? OA वेक्टर को बोलते हैं कंपोनेंट। प्रोजेक्शन तो लेंथ हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, P इज x, y, z, तो P का अगर x, y, z कोऑर्डिनेट है तो OP वेक्टर विच इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, इज गिवन बाय xi प्लस yj प्लस zk। तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो OP वेक्टर विच इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं अपन xi प्लस yj प्लस zk। अब ध्यान से देखो, थिंग इज अपन को कभी ऐसे भी बोल दिया, मान लो जैसे ये A वेक्टर दे रखा है ना, OP वेक्टर इज A वेक्टर ना, तो अपन इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। और कंसीडर पॉइंट PA, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इस नोटेशन का मतलब, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है कि है तो वेक्टर ही बट OP वेक्टर A वेक्टर है। A वेक्टर कौन सा है? OP। अगर तुम्हें दे दें कि 3 पॉइंट दे रखे हैं, ऐसा देख रखा हो, मान लो A, B and C, 3 पॉइंट्स, इसका मतलब है OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर आर A वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर। इसका मतलब स्मॉल a वेक्टर OA वेक्टर है, स्मॉल b वेक्टर OB वेक्टर है एंड स्मॉल c वेक्टर OC वेक्टर है। दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है। अब इसका अपन लेंथ भी निकाल लेते हैं। इसका लेंथ क्या आ जाएगा? इसका लेंथ बहुत सिंपल सा है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता है। जैसे ये वाला जो नीचे से इट्स अ क्यूबॉइड, ये सारे 90 90 हैं, सारे एंगल्स 90 हैं, 90 90 90। तो अपन बोल सकते हैं ना कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज OD स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज OD स्क्वायर एंड OP स्क्वायर इज OD स्क्वायर प्लस ये भी 90 है, तो एंड OP स्क्वायर इज OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो OD स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा? OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर और PD को OB स्क्वायर लिख देते हैं, इज OP स्क्वायर। तो OP कितना आएगा? रूट ओवर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर।
So if x y z are the projections of the of this vector along x y z, then the length will be x square plus y square plus z square का रूट. ठीक है, जल्दी लिखो इतना. So next is अब जैसे अपना consider एक point is a point a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2. ठीक है, so therefore ab वेक्टर कैसे निकालेंगे? ये तो अपना सिंपल ट्राइंगल लॉ गया. जैसे मान लो ये x1 y1 z1 है, ये b है x2 y2 z2. तो ट्राइंगल लॉ के बेसिस पर क्या बोलते हैं अपन को, ए बी वेक्टर निकालना है ना. तो अपन ये बोल सकते हैं कि ओ बी वेक्टर क्या होता है, ओ बी वेक्टर इज ओ ए प्लस ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर क्या बन गया, ओ बी माइनस ओ ए, यानी ए टू बी इज बी माइनस ए. तो क्या बन जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन के कैप. ठीक है, जेड टू माइनस जेड वन के कैप. अंडरस्टूड. अब ऐसे ध्यान से देखो, जैसे अपन ने सिंस दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली, बट वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग बाय अ वेक्टर. बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फंडे यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बट मेक श्योर यू रिमेंबर सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर में नहीं लगता है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है पॉइंट्स में. मतलब सेक्शन फॉर्मूला जो होता था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. जैसे एक वेक्टर है, एक पॉइंट है एंड बी, ये 2 पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इन रेशियो m/n, ऐसा. ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स line joining A and B in the ratio m/n. So that is also given by C. Position vector of point C will be mb plus na upon m plus n. और वो सब फंडे अभी भी सेम है कि इंटरनल है तो m/n पॉजिटिव ले लो, एक्सटर्नल है तो m/n नेगेटिव ले लो. ठीक है, तो इस हिसाब से अपने सारे सेक्शन फॉर्मूले जो थे ना, जैसे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला वगैरह, जैसे अपने ज्योमेट्रिक सेंटर वाले फॉर्मूले, ज्योमेट्रिक सेंटर्स याद है सबको, ज्योमेट्रिक सेंटर्स वाले फॉर्मूले भी अभी एप्लीकेबल है. जैसे अगर एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस ए बी सी हैं, तो उसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, a plus b plus c by 3. और what I mean to say centroid मतलब the position vector of centroid will be this. किसी को इन सेंटर याद है, a वेक्टर mod bc plus b वेक्टर mod ca plus c वेक्टर mod ab upon mod ab plus mod bc plus mod ca. ठीक है, ये समझ आ रहा है, याद आ रहा है किसी को? तो इसमें वेक्टर के टर्म्स में आ जाएगा. उसमें ऐसा था ना ax1 प्लस by1, तो abc उसमें लेंथ होती थी, तो ये लेंथ हो गई abc ऐसा. वैसे शायद मैंने बताया नहीं हो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का, क्योंकि वो काम भी नहीं आता. बट किसी को बाय चांस याद है क्या, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, वो सरकम सेंटर वाला हो जाता था. और ऑर्थो सेंटर हो जाता था x tan a का समेशन है, x tan a का समेशन अपॉन समेशन tan, ऐसा याद आ रहा है किसी को? तो वो मैंने यहाँ पे भी ज़्यादा यूज़ होते देखा नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि उसको याद रखो. तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल है. ठीक है, तो इसको लिख लो. वेक्टर की बुकलेट मिल गई क्या सबको? ओके, ठीक है.
तो मैं ऐसे एक दो क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस। चलो ट्राई करो। चलो हो गए। पहले का आंसर क्या आया? If x y z are length of projections of a vector on three mutually perpendicular lines। तो ये वाले का तो अभी अपन ने डेरिवेशन ही देखा, इसका तो आंसर यही आएगा ना। ये तो अभी अपन ने करा है, जो अपन ने करा वही क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। सेकंड वाले का आंसर क्या रहा है बस ये बताओ। प्लेन्स पे एन समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। ये आ रहा है क्या? हाँ बोलो। फर्स्ट आंसर बाय रूट 2। बाय रूट 2, हाँ ठीक है, सही है, सिंपल सा। ये तो देखो इस बार एक्चुअली प्रोजेक्शंस अलोंग थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नहीं बल्कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स दे दिया, तो अपन डायग्राम तो वही यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली में जैसे इस डायग्राम में ये ए बी सी डी ई एफ था ना, तो इसमें एक्चुअली एक्स क्या बोल दिया उसने, जैसे ओडी को एक्स बोल दो, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस प्लेन एक्स जेड प्लेन इज ओडी along xy plane OE is y and OF is z। ये समझा, ये देख रखा हुआ एक तरीके से ये वाले। तो ठीक है ना, तो अपन एक काम करते हैं, स्क्वायर एंड ऐड करो, तो OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बट OD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OD स्क्वायर, क्योंकि लेंथ होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर का रूट, तो OD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। एंड OF स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो इस अपना लेंथ क्या आ जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB प्लस OC, वो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 का रूट। तो ये आंसर आ गया, इस वाले का आंसर आ गया क्वेश्चन 2 का। क्या आंसर आ रहा है बताओ। एक ही करेक्ट होगा। देखो ये वाला जो वेक्टर है कैसे भी करो आंसर वही आएगा। एक काम करो, ऐसी सी डैश वेक्टर ले लो, सी डैश वेक्टर को अज्यूम करो a प्लस 7b अपॉन 1 प्लस 7, मतलब a प्लस 7b अपॉन 8। तो सी डैश जो वेक्टर है वो क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट 3c वेक्टर अपॉन 8। ये समझ आया। बट वी नो फॉर श्योर सी डैश वेक्टर कहां पर है, सी डैश वेक्टर यू अंडरस्टैंड इट डिवाइड्स a एंड b इंटरनली इन द रेशियो। जैसे ऐसा डायग्राम बन रहा है, मान लो ऐसा कुछ डायग्राम है, तो ये a है ये b है, तो c डैश पक्का a और b को 1:7 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सॉरी 7:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ऐसा ठीक है 7:1। तो ये वाला c डैश बन गया। बट c वेक्टर क्या है, 8/3 c डैश, तो c वेक्टर बस लेंथ में ज्यादा है, ये समझा किसी को। तो c वेक्टर कैसा बन गया, 8/3 c डैश वेक्टर, यानी लेंथ बढ़ा दो बस इसी डायरेक्शन में।
तो सी वेक्टर बाहर आ रहा है, ट्राइंगल एओबी के बाहर आ रहा है, बट इंटीरियर रीजन में, समझ रहे ना, इंटीरियर टू एओबी है। मैं ऑप्शन में वो भी दे सकता था। और डी में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, एक डी डैश वेक्टर बनाता हूँ, डी डैश वेक्टर क्या बन जाएगा, जो क्या बन जाएगा, 5a माइनस बी अपॉन 5 माइनस 1। तो डी डिवाइड्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:5 एक्सटर्नली, डी डैश, राइट, ए एंड बी इन द रेशियो 1:5 एक्सटर्नली, ये बन जाएगा डी डैश। बट दिस इज नथिंग बट ये 5a डैश माइनस बी अपॉन 4 है ना, और अपन को क्या देखा, अपॉन 9। तो मैंने उल्टा करा क्या, 3c/8, हाँ नहीं सही है। और ये वाला क्या बन रहा है, d डैश इज 5a माइनस बी 9/4, मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो d वेक्टर क्या बन रहा है, 4/9 d डैश, d वेक्टर इज 4/9 d डैश। तो ये d डैश है, तो d वेक्टर यहीं कहीं होगा, ठीक है, ये समझ आया, बोलो। तो ये d वेक्टर है और ये c वेक्टर है, तो बोथ ऑफ देम आर आउटसाइड द ट्रायंगल AOB, समझे सबको, ठीक है। यहाँ से है d 4/9 तो d डैश, तो d डैश यहाँ पर है, तो 4/9 तो ऐसा, और c आया था 1/3 ऑफ c डैश, तो उसकी लेंथ बढ़ा दी, तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आ गया, ट्राई करो जल्दी। हाँ सर थर्ड के सेकंड वाले में सर सेम आएंगे ना, पॉइंट सेम आएगा, इसके लिए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मतलब वो 1/3 a बार प्लस b बार प्लस c बार आएगा, वो प्रूव करना है सर नहीं, वो सेक्शन फॉर्मूले से अपन ने बोला कि मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट तो, b बार, हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही बोल रहे हो। एक बार मैं बताता हूँ, देखना वही मेथड ट्राई कर रहे हो क्या। चलो देखो पहला वाला क्वेश्चन, एक तो होता है वेक्टर से कर लो और एक होता है पोजीशन वेक्टर से कर लो। मैं दोनों तरीके से करके बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ABCD is a parallelogram, so let's assume the position vectors to be these. Okay, so it is given that the diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other, मतलब जो P point है, P is the midpoint of BD. तो position vector of P is given by B plus D/2, but P is also midpoint of AC. So position vector is given by A plus C/2. So that leaves us D minus C vector equals to A minus B vector. A minus B vector क्या बन रहा है? BA vector and D minus C vector क्या बन रहा है? CD vector. समझा? तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम हो गया ना। ये समझा? या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, वेक्टर से करना हो। वेक्टर से मतलब क्या हुआ? फॉरगेट दैट दे आर पोजीशन वेक्टर्स ABCD के बिना भी, तो मतलब बिना पोजीशन वेक्टर के करना है। मान लो कि जस्ट ABCD है ऐसे, ठीक है, कोई पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हुआ, तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है और ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो अपन क्या करते हैं, देखो AB वेक्टर उसको AP प्लस PB लिख सकते हैं, AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर। नाउ AP वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन एज PC वेक्टर, क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। एंड PB वेक्टर कैन बी रिटन एज DP वेक्टर, PB वेक्टर कैन बी रिटन एज DP वेक्टर। तो PC वेक्टर प्लस DP वेक्टर, तो DP प्लस PC दैट विल बी DC। तो इससे प्रूव हो गया कि AB वेक्टर इज DC वेक्टर, इज द सेम स्टोरी। ठीक है, फिर से पैराग्राम हो गया दोनों तरीके से। और दूसरा वाला जो है, देखो मीडियंस कॉन्करेंट प्रूव करना है तो बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से भी मैं करके बताऊंगा, ठीक है।
क्रॉस प्रोडक्ट से भी प्रूव कर सकते हो। अभी बस मैं एक तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है, तरीका समझने की कोशिश करना। अपन प्योरली सेक्शन फॉर्मूले से प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। और मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मीडियन वाला खाली सेक्शन फॉर्मूले से नहीं, नॉर्मली क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ जाएगा, बट वो अभी सिखाया नहीं है। बट ये मेथड तुम लोग कहीं कहीं लगा भी सकते हो और समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हमें हाउ डू वी प्रूव दैट लाइंस आर कॉन्करेंट इन वेक्टर्स, ठीक है। तो एक तरीका ध्यान से देखो, सेक्शन फॉर्मूले से क्या करता हूँ, लाइंस आर कॉन्करेंट मतलब द थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट। तो इसमें वेक्टर में कैसे प्रूव करोगे, उसमें तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी लगा के प्रूव कर सकते हो कि डब्बा जीरो होगा इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट इन हियर हाउ डू प्रूव, एक तरीका ऐसे सोच सकते हो, देखो, इफ वी कैन मैनेज टू प्रूव दैट ऑल थ्री लाइंस, ऑल थ्री मीडियंस पास थ्रू अ पॉइंट, ये वाला लाइन, दूसरा वाला लाइन, तीसरा वाला लाइन, तीनों की तीनों एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो विल से ना कि वो पॉइंट तीनों पे लाई कर रहे हैं, यानी थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट व्हिच कैन यूनिवर्सली लाई ऑन ऑल थ्री मीडियंस, मतलब तीनों मीडियंस पे लाई कर सके। अब ध्यान से देखना, फंडा समझना, मतलब जैसे ये बन रहा है बी और सी, तो ये बन जाएगा b प्लस सी बाई टू। तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं एडी पे जो दूसरी मीडियन बीई और तीसरी मीडियन सीएफ पे भी लाई कर सके। If that point is lying on all three medians, if that point is lying on all three medians, A वाली, B वाली, C वाली, तो you understand that point has to be symmetric in ABC or not? ये समझ आ रहा है किसी को? That point अगर तीनों मीडियन पर लाई कर रहा है तो that has to be symmetric in ABC या फिर cyclic in ABC, whatever clicks, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि AD मीडियन पर एक पॉइंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और वो पॉइंट ऐसे सोचना है कि तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ आएगा कि मैं क्यों इस पे प्रेशर डाल रहा हूँ। एडी मीडियन पे एक पॉइंट सर्च करते हैं जो सिमेट्रिक हो जाए एबीसी पे। अब ध्यान से देखो, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। आई एम नॉट यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला बिकॉज आई ऑलरेडी नो द रिजल्ट, मुझे वैसे पता है ऑलरेडी कि क्या है, बट मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा। मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस पर एक पॉइंट निकालना है और सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पॉइंट के लिए। तो लैम्डा इज टू 1 क्या यूज करूं कि वो पॉइंट जो मिलेगा, ये वाला पॉइंट, वो सिमेट्रिक इन एबीसी आ जाए। बताओ, लैम्डा इनटू दिस प्लस 1 इनटू दिस अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो व्हाट शुड बी लैम्डा, सबको समझ आया, 2 ही होगा, क्योंकि लैम्डा इनटू दिस प्लस 1 इनटू ए, तो लैम्डा 2 रखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बन जाएगा कि नहीं? किसी को समझ आया पॉइंट मेरा? बोलो। तो मैं ऐसे ही सोच के जस्ट आउट ऑफ दिस सिमेट्री वाला एक्सप्रेशन मैं एक पॉइंट लेता हूं जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है ए और डी को, तो उसका पॉइंट क्या आ जाएगा, जैसे लेट्स कॉल दिस ऐसे ही P1, तो P1 आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई 3, तो ये सिमेट्रिक इन AB से आ गया ना। नाउ अपन को करना क्या है, साइक्लिक मैनर में जस्ट प्रूव, सेकंड एक करते, मान लो अगर यही ट्राइंगल है A B C, एक मीडियन फ्रॉम B ले लेता हूं, तो लेट दिस बी E मिल गया a प्लस सी बाई 2। तो इस मीडियन पे एक पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं विच इज सिमेट्रिक इन A B एंड C। तो तुम्हें समझ रहा है 2:1 अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं तो ये जो पॉइंट P2 है वो P2 क्या बन जाएगा, a प्लस सी प्लस बी बाई 3। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है कि नहीं, P1 और P2? तो डू यू रियलाइज कि P1 P2 सेम है, मतलब BE और AD दोनों इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। एंड सिमिलरली तीसरा वाला पता नहीं का पॉइंट ही है, तुम्हें समझ आ रहा है, सिमिलरली पॉइंट P3 मिल जाएगा मीडियन CF पर, जो कि ये सेम ही होगा। तो वी फाउंड अ पॉइंट व्हिच कैन लाई ऑन ऑल थ्री लाइंस। तो सिंस अ पॉइंट लाइज ऑन ऑल थ्री लाइंस, कैन आई से कि ऑल थ्री मीडियंस पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो मीडियंस क्या हो गई, मीडियंस अपन ने प्रूव कर दी कॉन्करेंट, एंड दे आर कॉन्करेंट एट व्हाट, कॉन्करेंट एट सेंट्रॉइड which is a plus b plus c by 3 ही आने वाला है, क्योंकि यही पॉइंट तीनों लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस टू यू कि यार ये तो पता ही था इसलिए लगा लिया। अब मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जिससे तुम लोग ट्राई करो एंड सी इफ यू कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट देयर आल्सो, ठीक है। सेम चीज अप्लाई करके देखो, इसको लिखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5, exercise 3 question number 5, let me explain also what the terms mean। exercise 3 का question number 5 अभी ट्राई करना है, but first let me explain also। इसको लिख लो पहले, तुम्हें पता नहीं कि किसको क्या बोलते हैं।
इतना लिखो। चलो, तो जैसे देयर इज वन क्वेश्चन, यू ट्राई दिस क्वेश्चन। जैसे उसमें देकर रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि टेट्राहेड्रॉन, सो टेट्राहेड्रॉन यू ऑलरेडी नो, वैसे इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ऐसे एक बस एक टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, ABCD। तो दो टाइप की मीडियंस होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल मीडियन। नाउ प्रिंसिपल मीडियन क्या होता है? प्रिंसिपल मीडियन इज लाइन जॉइनिंग, it's a line joining vertex to centroid of opposite face। समझ गए? तो जैसे D वाली प्रिंसिपल मीडियन will be what? D वाली प्रिंसिपल मीडियन will be this, understood? ABC के सेंट्रॉइड और D को कनेक्ट करने वाला प्रिंसिपल मीडियन। तो ऐसी 4 प्रिंसिपल मीडियंस होंगी, ऑलराइट, ABCD से निकलने वाली। और एक होता है लेटरल मीडियन। सो व्हाट विल बी अ लेटरल मीडियन? Lateral median is line joining midpoints of non-intersecting edges। मतलब समझ गए? non-intersecting edges का मतलब क्या हो गया? जैसे AD के साथ non-intersecting edge कौन सा है? AD के साथ खाली BC is the non-intersecting edge ना, क्योंकि AD, AC, AB, CD और BD सबसे मीट कर ही रहा है, तो AD एंड BC। तो ऐसे दो जो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर जो एजेस हैं, ठीक है, इन दोनों के मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे अगर, ये दिस विल बी अ लेटरल मीडियन। तो कितनी लेटरल मीडियन बनेंगी? 3 लेटरल मीडियन बनेंगी। तो कैन यू ट्राई टू प्रूव दैट these 7 lines are concurrent at a point and find the point of concurrency also। ट्राई करो। चलो, आ रहा है, बताओ। बहुत सिंपल सा है ये, तो देख के समझ आना चाहिए। पहले प्रिंसिपल मीडियंस प्रूव कर दो। बोलो क्या करें, कौन सा पॉइंट आएगा? जैसे अपन इसी प्रिंसिपल मीडियन को लेते हैं, तो लाइन जॉइनिंग D, तो जैसे ये D है, तो और ये C है, और ये सेंट्रॉइड ऐसे G1 ले लेते हैं। तो G1 क्या है? A प्लस B प्लस C/3, ठीक है, और D है D। तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है DG1 लाइन पर सच दैट वो साइक्लिक आ जाए। तो तुम्हें समझ आ रहा है साइक्लिक होने के लिए क्या ले लेते हैं? 1:3 वाला ले लूं। 1:3 क्या बन जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D/4 और नॉट। इट इज सिमेट्रिक इन ABCD, साइक्लिक इन ABCD। तो ये अपन ने ऐसा 3:1 ले लिया, 3 टाइम्स दिस 1 टाइम दिस। तो ये पॉइंट DG1 पे लाई कर रहा है। अब आगे प्रूव करोगे तो मैं सबको दिख रहा है कि यही पॉइंट चारों पे लाई करेगा। एक काम करो, वो और सब में रेशियो सेम है 3:1 ना, A से निकलने वाली को भी 3:1। ये समझ आ रहा है? बोलो, समझ आया सबको? तो अपन बोल सकते हैं कि द प्रिंसिपल मीडियंस आर कॉन्करेंट एट A प्लस B प्लस C प्लस D/4, ठीक है, चारों प्रिंसिपल मीडियंस हैं। इसी को अपन बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज गिवन बाय दिस थिंग, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स प्रिंसिपल मीडियन इन व्हाट रेशियो? प्रिंसिपल मीडियन इन रेशियो 3:1 इंटरनली। समझ गए? और लेटरल मीडियन का क्या आ रहा है बताओ? लेटरल मीडियन जल्दी बताओ। ये A, B, C और ये D है, तो ये मिड पॉइंट्स ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है? A प्लस B/2 और ये वाला पॉइंट है C प्लस D/2।
तो कितने बच्चों का सर है कि इस पे एक पॉइंट ढूंढते हैं जो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं बताओ, मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, दिस प्लस दिस बाय 2, तो a प्लस b प्लस c प्लस d बाय 4। तो ये पॉइंट एक्चुअली लेटरल मीडियन पे भी लाई कर रहा है। एंड इन दिस केस द सेंट्रॉइड डिवाइड्स लेटरल मीडियन इन रेशियो 1:1। ये समझ गए? ये कितने बच्चों को समझा कि ये पॉइंट चारों उस पे लाई कर पा रहा है? बोलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखता हूँ, देखो ट्राई होता है कि नहीं। यू टेक 3-4 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट। एक्सरसाइज 3 का ही, एक्सरसाइज 3 का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अभी ट्राई करो। चलो, सो नेक्स्ट थिंग इज, जैसे ऐसा तेरे का एक सर्कल है, ठीक है, उस पर 6 पॉइंट दिए हुए A B C D E F। तो जैसे कोई से 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, इनका सेंट्रॉइड, जैसे ADF का सेंट्रॉइड एंड BCE का ऑर्थो सेंटर। तो लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ऐसी 20 लाइंस बनेगी ना, 63, ये समझा, 63 केसेस बनेंगे। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंट्रॉइड ऑफ दिस एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस, ऐसी 20 लाइंस बनेंगी। दे पास थ्रू, ऑल ऑफ देम आर कॉन्करेंट। तो एक काम करते हैं ना, इसको इजी करने के लिए ये कर लेते हैं कि इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन ले लूं, चलेगा? थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सेंटर ओरिजिन है तो G क्या बन जाएगा, A प्लस डी प्लस एफ, A प्लस डी प्लस एफ बाई 3, एंड उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या बन जाएगा, B प्लस C प्लस E। ये समझा? क्योंकि सेंट्रॉइड पता है, सर्कम सेंटर पता है, तो यूलर लाइन से ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा ना, सर्कम SGH, ठीक है। तो सर्कम सेंटर ओरिजिन है, सेंट्रॉइड पता है 1:2, तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा 3:2 एक्सटर्नली। तो ऑर्थो सेंटर इज 3G माइनस 2S अपॉन 3 माइनस 2, ऐसा टाइप का बन जाएगा ना। यूलर लाइन तो मैं समझ आ रहा हूँ, ये तो बहुत बार करा होगा। तो ये सर्कम सेंटर 0 है, तो ऑर्थो सेंटर इज 3 टाइम्स द ज्योमेट्रिक सेंटर। तो ज्योमेट्रिक सेंटर क्या उसका, सॉरी 3 टाइम्स द सेंट्रॉइड। तो EBEC का होगा दिस बाय 3, तो H बन जाएगा 3 टाइम्स G। चलेगा? बोलो, ये समझ आ रहा है सबको? तो ऑर्थो सेंटर मिल गया। अब तुम्हें दिख के समझ आ जाएगा कि ये जो लाइन है, ऐसी जितनी भी लाइन से सबकी सब एक पॉइंट से पास होना है, तो फाइंड दैट पॉइंट। कितने बच्चों को दिख गया? वो पॉइंट जो होगा वो 1:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट होगा कि नहीं, ये वाला पॉइंट A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F अपॉन 4, ये वाला पॉइंट ऐसी ऑल 20 लाइंस पे लाई करेगा कि नहीं बताओ? बोलो, किसी को डाउट हो तो? कि समझ आ गया? दिख रहा है ना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों इस लाइन पे लाई कर जाए, और वैसा भी होना चाहिए सिमेट्रिक। प्रूव करूं आगे कि समझ गई कि कोई से भी 2 ट्राइंगल ले लो, विल ऑलवेज एंड अप गेटिंग 1:3 में यही सेम पॉइंट ऑल ओवर अगेन। समझा? लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट दिस, कौन सा वाला? देखो, अरे ये समझा था, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर तो समझ आया, बताओ ये सबको क्लियर है? हाँ, अब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये G और H को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसने बोला है कि G और H को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन है, ऐसी 20 लाइंस बनेगी, ये समझ आया? All such 20 lines are concurrent at a point. So what we have to do, we have to find a point which can lie on all such 20 lines. तो G और H से पास होने वाली जो लाइन है, इस पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो सब पे लाई कर सके, यानी एक पॉइंट जो सिमेट्रिक इन ABCDEF हो। तो अब ये दिख रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा? देख लो ना, 1:3 वाला। तो 1 टाइम्स H 3 टाइम्स G अपॉन 1 + 3। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट
GH लाइन पे कर रहा है, बट ये ऐसा पॉइंट है कि जो किसी भी लाइन पे लाई कर सकता है ऐसी पीस में से। बार बार 1:3 लेते जाओ ना, ठीक है। कोई दूसरा सेट ले लो, उसमें भी लिख लो। चलो, let's see the next thing. Next thing is linear combination. So let's say you have a set of vectors a1 vector, a2 vector up to an vector. ठीक है, some random vectors are given. So x1, x2 up to xn are scalar quantities. ठीक है, so therefore इस चीज को अपन बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एन वेक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर क्वांटिटी एंड देन एडेड। तो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एन वेक्टर्स। ऑलराइट, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसको बोल दिया। कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, वो एक्साई कैन टेक केयर ऑफ द साइन, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, मतलब a1 a2 up to an is a set of vectors which is called linearly dependent. They are called linearly dependent if there exist x1 x2 up to xn scalars, and the important point to understand here is not all zero. एक तो स्केलर क्वांटिटी जीरो सकती है, such that the linear combination of these n vectors x and an can be put zero, null vector, ठीक है, such that इनका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन जाए। These are called linearly dependent vectors. और ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि और if one of the vectors, if any one of the vectors can be written as linear combination of the others, therefore such a set will be linearly dependent vectors। ठीक है, तो इसमें important ये है कि सारे एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। x1 x2 x3 up to xn सारे जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब x1 जीरो रख दिया, बाकी सबका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन रहा है, दैट इज फाइन। सारे जीरो जाएंगे तो उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट सम स्केलर सो दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी पुट जीरो। और ये सेकंड वाले का मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला भी सेम ही हुआ। अगर मान लो x1 नॉन जीरो है, ठीक है, कुछ करके जीरो है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर x1 ये वाला नॉन जीरो है तो इसको इस साइड लेके आओ और x1 से डिवाइड कर दो। तो कहना से इफ a1 वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स देन ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट। ये दोनों डेफिनेशन सेम है, आप जैसे भी इंटरप्रेट करना है। ये पॉइंट समझ आया ना कि a1 को इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग वेक्टर लिख पा रहे हो तो यू कैन कॉल देम अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, ठीक है। जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल यार, एक हो गया 3i + 4j, एक हो गया i, एक हो गया -2j, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना। लीनियरली डिपेंडेंट कैसे बोल सकते हो, इन दोनों में कुछ स्केलर्स का मल्टीप्लाई करके तीसरा वेक्टर बना सकते हो ना, या फिर x1 दिस प्लस x2 दिस प्लस x3 दिस जीरो रख के यू कैन फाइंड x1 x2 x3 सच दैट नॉट ऑल जीरो ना। मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी पुट जीरो और नॉट। जल्दी बताओ, करूँ सॉल्व की तो दिख ही रहा है ना कि मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस। इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसमें -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पहला वाला वेक्टर बन जाएगा। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया, ठीक है। एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे, a set of vectors, यही अपने a1 a2 are linearly independent if x1 a1 plus x2 a2 xan is 0, that implies
x1 equal to x2 equal to x3 equal to xn all of them equal to 0। अगर मान लो ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप 0 रख रहे हैं तो ये एक ही केस में 0 हो सकता है जब सारे कोफिशिएंट 0 हों। समझे मेरी बात? जब सारे कोफिशिएंट 0 हो तभी तुम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 रख सकते हो। सारे कोफिशिएंट 0 रखने पड़ेंगे। अगर जैसे सिंपल सा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट एग्जांपल, इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन आई जे एंड के। आई जे के कैसा सेट है? दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। क्यों? क्योंकि आई जे के का लीनियर कॉम्बिनेशन लो, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप 0 रख के देखो। x1 x2 x3 तीनों को 0 होना ही पड़ेगा, अदरवाइज और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, मतलब तुम किन्हीं भी दो को लेकर तीसरा नहीं बना सकते। अगर तुम i और j लेते हो तो i और j का लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी अ वेक्टर इन xy प्लेन ओनली। व्हाटएवर यू डू यू कैन नॉट गेट अ k कैप वाला वेक्टर। समझे मेरी बात? उसका लीनियर कॉम्बिनेशन z एक्सिस के अलोंग आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो दीज थ्री आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलेगा? तो वेक्टर इक्वेशन फोर्सिबली 0 रखते हो तो उससे एक ही कंक्लूजन मिलता है कि सारे कोफिशिएंट 0 होने पड़ेंगे। ठीक है, लिखो इसको। सर ये जो अपन लीनियर कॉम्बिनेशन जो पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या करें सर? बताता हूँ ना, बस वही है कि मतलब सिलेबस में अब इसमें आई थिंक 12th में इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। ये सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी जब कॉलेज में पढ़ोगे ना वेक्टर स्पेस वगैरह तब ज़्यादा यूज आएगा इस चीज़ का। बट फिर भी जितना थोड़ी बहुत चीज़ें वो बता देता हूँ, तो चिंता मत करो, बता रहा हूँ। वैसे इनफैक्ट ये डायरेक्टली पूछ ही सकते हैं कि ये वाला सिस्टम ऑफ, जैसे तुम्हें 3-4 टाइप के वेक्टर दे दिए और उसमें पूछ लिया कि यार ये सिस्टम डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, ऐसे टाइप का। तो बताता हूँ, रुको अभी। चलो तो बताओ, एक काम करो, दो वेक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर वेट, लिखो जल्दी से। What can be said about two vectors? दो random vectors दे दिए तो what can be said? Dependent, independent? बोलो। कुछ आंसर? दो वेक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? मतलब कब होंगे और कब नहीं होंगे ये बता दो फिर। अगर कोलिनियर हैं तो डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। दो कोलिनियर वेक्टर्स है तो एक की लेंथ को मॉडिफाई करके और डायरेक्शन चेंज करके, मतलब समझ गए ना, उनका कॉम्बिनेशन तो 0 रख सकते हो, या फिर एक वेक्टर को दूसरे के टर्म्स में यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस। ए और बी अगर कोलिनियर है तो ए को अपन लैम्डा भी लिख ही सकते हैं ना। और अगर नॉन कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर है तो इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर इफ दे आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कभी 0 हो ही नहीं सकता until unless दोनों के कोफिशिएंट 0 रख दो। ये बात समझ रहे हो ना, क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी अ वेक्टर इन देयर प्लेन ओनली। ये समझते हो? चलो, तो जैसे यहाँ से अपन एक ऐसे ही कुछ थ्योरम तो नहीं बोलूंगा, ऐसे कुछ इन्फरेंस निकालते हैं। देखो, जैसे मान लो A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, if they are two non-collinear vectors, what we can do about them is we can always assume them to be system of axes, ठीक है, and express
एनी थर्ड वेक्टर, या रुको मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। A and B are two non-collinear vectors, then any vector in same plane as A and B can be uniquely expressed as a linear combination of A vector and B vector। मतलब क्या हुआ, A वेक्टर ये है और B वेक्टर कुछ है, ठीक है। तो वी कैन ऑलवेज शिफ्ट एंड मेक देम को इनिशियल वेक्टर। शिफ्ट करके दोनों को को इनिशियल तो बना सकते हो, ठीक है, एक साथ एक पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं। अब मैंने बोला कि कोई सा भी रैंडम C वेक्टर इस प्लेन में होना जरूरी है, ठीक है। एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ A एंड B कैन ऑलवेज बी रिटन एज अ यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B वेक्टर। जैसे ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया कि जैसे अपन ने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले ली, आई कैप और जे कैप, तो एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे ना, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे, एक्स आई प्लस वाई जे। बट ये वही चीज को मैं बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर अपन दो रैंडमली नॉन कोलिनियर वेक्टर लेते हैं तो उनको भी अपन बेस बना सकते हैं, सिस्टम ऑफ एक्सिस बना सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो जरा कैसे, इसको मैं ऐसे भी सिखा सकता हूँ कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, कि तीन वेक्टर्स कब प्लेनर होंगे कब नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो तीन रैंडम हवा में वेक्टर्स हैं, ABC वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर है तो क्या मतलब क्या बोल सकते हैं, तो जैसे ये प्लेन है तो ये रहा A वेक्टर, ये रहा B वेक्टर और ये रहा C वेक्टर। तो अगर ABC वेक्टर एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो कहने से अपन उनको घुमा फिरा के रीअरेंज करके इस प्लेन में ट्राइंगल बना सकते हैं। जल्दी बताओ, हमेशा एक ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये समझ आ रहा है किसी को? घुमा फिरा के एक दूसरे से कनेक्ट कर दो तो ट्राइंगल बन जाएगा हमेशा। नहीं बनेगा, जरूरी थोड़ी है कि A और B और C, अगर A और B ऐसे मान लो ऐसे और C इतना सा छोटा सा वेक्टर, तो ट्राइंगल कंप्लीट थोड़ी होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमेशा बना नहीं सकते, बट रीअरेंज एंड लेंथ मॉडिफाई करके। अब बताओ, रीअरेंज करके और लेंथ मॉडिफाई करके तो ट्राइंगल बना सकते हो ना। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये अभी भी एक ही डायरेक्शन में, बट दिस इज सम एक्स ए वेक्टर, ये अभी भी बी की डायरेक्शन में, दिस इज वाई बी वेक्टर, ये अभी भी सी की डायरेक्शन में जेड सी वेक्टर। लेंथ मॉडिफाई करने के बाद तो आप लोग हमेशा बना ही सकते हो ना ट्राइंगल, चलेगा। तो लेट्स से देयर आर सम एक्स वाई जेड, ठीक है, स्केलर्स सच दैट ट्राइंगल बन जाए। तो ट्राइंगल के बेसिस पर अपन ये बोल सकते हैं ना कि ट्राइंगल एडिशन के बेसिस पर ये जीरो रख सकते हैं अपन। ये समझ आया? तो ये एक तरीके से ये हो गया कि तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट भी हुए कि नहीं, बताओ। ये समझ आ रहा है किसी को? तीन कोप्लेनर वेक्टर्स आर थ्री लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बिकॉज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी पुट 0, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो, और ZC को ऐसे लिख दो ना, मतलब ये लिख सकता हूँ ZC को उधर ले आके Z से डिवाइड कर दो, अज्यूमिंग Z वाज नॉट 0। तो लैम्डा A प्लस म्यू बी समझ आए किसी को? जल्दी बताओ। ये अपना ये वाला जो मैंने लिखा था ये प्रूव हो गया कि C इज लैम्डा A प्लस म्यू बी फॉर्म में आ गया ना। अगर ABC कोप्लेनर थे, ठीक है, तो C वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, A और B के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि नहीं, बताओ। ठीक है, समझ आया सबको ये पॉइंट? ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यही कंडीशन मान लो अगर ABC वेक्टर IJ के फॉर्म में दे रखे हैं, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, B वेक्टर इज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप एंड C वेक्टर इज C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। अगर ये दे रखा है तो इसको अपन इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स, एक तो ये कंडीशन हो गई,
ये भी चलेगी, दिस इज इक्वली गुड। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो मुझे लैम्डा और म्यू के टर्म्स में नहीं चाहिए, अगर ये तीन वेक्टर दे रखे तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा यार, बहुत लिखना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ बस। तो रख दो, एक काम करो, इन दोनों को इधर, इन तीनों को इधर। तो सी इज लैम्डा ए प्लस म्यू बी, मतलब क्या हुआ, C1 is lambda A1 plus mu B1, C2 is lambda A2 plus mu B2, IJ के कंपेयर कर लो, and C3 is lambda A3 plus mu B3। ठीक है, ये समझा। उसमें से लैम्डा और म्यू एलिमिनेट करोगे तो ये बनेगा कि नहीं बताओ, बोलो। मैं ये बोलना चाह रहा है, ये लैम्डा और म्यू दो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना यार, सॉरी तीन इक्वेशन को, तो ये कंडीशन हो गई, वो एक तरीके से कॉन्करेंसी की कंडीशन टाइप ही हो गया ना। मतलब XA प्लस YB C1, XA प्लस YB C2, XA3 प्लस YB 3 C3, तो ये तीनों में लैम्डा और म्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब डब्बा जीरो। याद आ रहा है, कुछ समझ पाया कोई, बोलो। दैट इज सेम एज डब्बा जीरो, मतलब उसमें से लैम्डा और म्यू एलिमिनेट करोगे तो डिटरमिनेंट जीरो इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। चलेगा, लिखो इसको। तो दो वेक्टर्स के बारे में अभी देखा। वैसे तीन वेक्टर्स में क्या है, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो दे वर लीनियरली डिपेंडेंट, एंड इफ दे आर थ्री वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर है, यानी वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज समझ आती है हमें, जैसे देखो अगर तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं यानी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, वी कैन ऑलवेज assume three non-coplanar vectors as a system of axes, and any vector in space can be written as a linear and unique linear combination of these three non-coplanar vectors, non-coplanar vectors। ठीक है, देखो ये भी समझ लेते हैं अपन। जैसे अपन ने क्या बोला था कि IJK को अपन ने सिस्टम बनाया था, we said कि any vector can be represented as xi plus yj plus zk, but that is not the only case। अपने को क्या है, जैसे कि कोई सा एक वेक्टर है, उसको IJK फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, बट अगर अपन को मान लो एक तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दिए हुए हैं, ABC लेट्स से आर अज्यूमिंग कि तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है। ठीक है, तो अपन ABC को बेस बना सकते हैं, सिस्टम ऑफ एक्सिस मानकर कोई सा भी रैंडम वेक्टर है, जैसे हवा में एक वेक्टर है P वेक्टर। ठीक है, तो P वेक्टर को अपन इन टर्म्स ऑफ AB से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज लॉन्ग एज ABC आर नॉन कोप्लेनर। तो ध्यान से देखो कैसे, आई विल एक्सप्लेन। एक काम करो, ABC को कोइनिशियल बना सकते हैं ना, A B and C को कोइनिशियल वेक्टर्स बना लो। ठीक है, अब इसको सिस्टम बनाना है तो अब क्या करो, देखो शिफ्ट P टू ओरिजिन, P को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दो और उससे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये अपना A वेक्टर था, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, तो अपन ने P को यहाँ पे ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये P वेक्टर था ऐसा, इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन क्या है, टेकिंग OP, let this point be P, taking OP as body diagonal, we can construct a unique
parallelepiped, okay, parallelepiped whose edges along A, B and C. ये समझा? Parallelepiped क्या होता है? ध्यान से देखो, parallelepiped is a little different from cuboid और cube. अब cuboid में क्या होता था? सारे faces perpendicular होते थे. अब parallelepiped में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, parallelepiped is like a 3D parallelogram. जैसे ऐसा सोचो कि एक स्पंज रखा हुआ है, ठीक है? स्पंज इज लाइक लाइंग ऑन अ फ्लोर. अब स्पंज पे ऊपर एकदम टेंजेंशियल फोर्स अगर लगाते हो, ऐसे भी लगाओ और थोड़ा सा ऐसे भी खिसका दो, समझ रहे हो? ऐसे भी लगाओ और ऐसे भी लगाओ, तो ऐसे भी थोड़ा सा, तो कैसा शेप बन जाएगा? एक ऐसा 3D पैरेललोग्राम जैसा बन जाएगा कि नहीं बताओ? मतलब पैरेललोग्राम बट 3D में ऐसे ऊपर उठा के ले आओ. ये किसी को समझ आया मेरा पॉइंट? Yes, sir. तो वो जो बनता है उसको पैरेललोपाइपेड बोलते हैं. एवरी फेस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोपाइपेड. ये समझ आया किसी को कि वी कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिक पैरेललोपाइपेड जिसमें साइड्स क्या है? पैरेलल टू ए बी एंड सी. साइड्स आर पैरेलल टू ए बी एंड सी. ठीक है, तो ये क्या बन गया? ए, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी ले लेते हैं, बाकी डी ई एफ. यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये जो भी है, सिंस पी का डायरेक्शन और लेंथ फिक्स था, तो क्यूबॉइड सॉरी पैरेललोपाइपेड फिक्स्ड ही होगा. पैरेललोपाइपेड फिक्स होगा तो ओ ए को क्या बोल देता हूँ? ओ ए लेंथ को एक्स बोल देता हूँ, ओ बी लेंथ को वाई बोल देता हूँ, ओ सी लेंथ को जेड बोल देता हूँ. ये तीनों फिक्स्ड ही होंगे. ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं ना, अगेन सेम थिंग ऑल ओवर अगेन. ओ ए वेक्टर एक्चुअली में क्या हो जाएगा? एक्स ए कैप. ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा? वाई बी कैप. ओ सी वेक्टर विल बी जेड सी कैप. एंड इसमें भी पैरेललोग्राम लगा के सबको ये तो समझ आ गया होगा ना कि ओ पी वेक्टर को अपन ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर लिख सकते हैं. जैसा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था वैसा का वैसे ही. तो इट इज एक्स ए कैप प्लस वाई बी कैप प्लस जेड सी कैप ओ पी वेक्टर को लिख सकते हैं. और इसको कैपिटल एक्स ए वेक्टर प्लस कैपिटल वाई बी वेक्टर प्लस कैपिटल जेड सी वेक्टर लिख सकते हैं. तो ये समझ आया? द पी वेक्टर can be written as a linear combination of A, B and C as long as ABC were non-coplanar. You can represent any vector in the space. कोई सा भी वेक्टर स्पेस में तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म्स में हमेशा लिख सकते हो. एक्स वाई जेड हो गए, इसमें एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट नहीं हुए, ये एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है. कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जेड लिख सकते हैं ना. ए कैप को ए बाय मॉड ए लिख दिया, बी कैप को बी बाय मॉड बी, सी कैप को सी बाय मॉड सी, तो उसको कैपिटल एक्स वाई जेड विच प्रूव्स आवर इनिशियल अजम्पशन. तो ये समझ गए? तो तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को भी अपन सिस्टम ऑफ एक्सिस मान सकते हैं. ठीक है, लिख लो. चलो, अब ठीक है यार, तुम इतनी सी चीज को पता नहीं कितनी देर तक लिखते रहते हो. चलो देखो, नेक्स्ट इज जैसे लेट्स से अपन को देखना है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. तो जैसे 3 पॉइंट्स हैं तो उनको कोलिनियर होने की कंडीशन देखो. तो अपन ऐसे बोल सकते हैं these 3 points are कोलिनियर. ये बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर मस्ट बी लैम्डा बी सी वेक्टर. मतलब दो वेक्टर कोलिनियर हो गए. ये तीनों पॉइंट कोलिनियर, मतलब ओ ए ओ बी ओ सी कोलिनियर जरूरी नहीं है, बट ये बोल सकते हैं ना कि ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर कोलिनियर हो गए, या फिर ए बी वेक्टर एंड हाँ ये ए बी इज लैम्डा बी सी लिख सकते हैं. यानी b माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स c माइनस बी. इससे क्या मिलता है देखो, a वेक्टर प्लस 1 माइनस लैम्डा b वेक्टर प्लस लैम्डा c वेक्टर, नहीं -1 माइनस लैम्डा वेक्टर. ये बन रहा है ना, ऐसी टाइप की कंडीशन आ रही है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. और देयर एग्जिस्ट x y z स्केलर्स
सच दैट, कंडीशन देखो ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो। मतलब समझे इसका, जल्दी बताओ। देखो ना इन तीनों कोफिशिएंट्स का सम जीरो आ रहा है कि नहीं बताओ। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 माइनस लैम्डा और इसका लैम्डा है, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो होगा, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ, if x y z are three scalars such that x a plus y b plus z c 0 and x plus y plus z 0, hence you can say points a b c must be collinear। कैसे, देखो ना इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, अगर ये ट्रू है तो they must be collinear। कैसे, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x a plus y b is minus z c, और ये लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, x a plus y b और माइनस z को इधर डिवाइड करके ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को समझ आया बोलो। माइनस जेड को डिवाइड करके x प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सी लिख सकता हूँ कि नहीं, इधर से इधर। एंड डज इट प्रूव, क्या इससे प्रूव हो रहा है कि एबीसी कोलिनियर है? यस, क्योंकि दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि सी डिवाइड्स ए एंड बी इन द रेशियो। ये तो सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है ना, सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है, तो सी डिवाइड्स ए एंड बी इन द रेशियो y इज टू x। तो अगर सी दो पॉइंट्स को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली कोलिनियर हुए। सिंपल, ठीक है। ऐसे जैसे ही हो जाता है कंडीशन ऑफ, जैसे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स है ना, वैसे हो गया अपना कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। कोप्लेनरिटी, 3 पॉइंट्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। 3 पॉइंट अगर स्पेस में लेते हो तो 3 पॉइंट से एक प्लेन पास हो गई होगा, बट 4 पॉइंट से जरूरी नहीं है। तो 4 पॉइंट की कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या हो जाएगी, जैसे ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं। तो जैसे ये रहा ए बी सी डी, so if these 4 points are coplanar, can I say कि इसको in short ये बोल सकते हैं AB, AC and AD vectors are coplanar। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर बोल सकता हूँ ना। और 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर, तो अपन ये अब भी सीखा था कि AB वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा AC प्लस म्यू AD। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर तो वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर। तो AB वेक्टर क्या बन रहा है, B माइनस A, और AC क्या बन रहा है, C माइनस A, AD क्या बन रहा है, D माइनस A। तो इससे क्या बन जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 A वेक्टर, B तो एज इट इज, C माइनस लैम्डा C वेक्टर माइनस म्यू D वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडीशन आ गई ना, इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x y z w belonging to real numbers such that xa plus yb plus zc plus wd 0, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0, बट इनके एडिशन ऑफ कोफिशिएंट्स देखो, दिस प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस म्यू, एडिशन ऑफ कोफिशिएंट भी 0 बन रहा है। तो z प्लस w प्लस ये हो गया, समझे? हाँ, किसी को समझ आई ये बात कि अगर ये और ये है तो ऐसा हो जाएगा? समझ आया? दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। लिखो इसको।
चलो, तो ये क्वेश्चन लिख लो और एक काम करो, ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ट्राई करके लाना, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टॉट टुडे, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करके लाना, विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम, ओके, राइट दिस।